हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूहैप। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है। आज हम देखेंगे आपको कैसा पेपर एग्जाम में आने वाला है। हम उसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, कैसे लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो नथिंग इज डिफिकल्ट। हमने हमारा जो सुपर 4 का बैच था उसमें बहुत सारे पेपर्स प्रैक्टिस किए एंड आई होप मेरे सुपर 4 के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन लोग को ये थोड़ा तो इजी लगे। ठीक है, लेट अस बिगिन विद दैट। हियर इज योर फर्स्ट पैसेज। आपको मालूम है सेक्शन ए हमारा सबसे पहला सेक्शन है और उसमें अनसीन पैसेजेस होते हैं एंड आपको एग्जाम में आपके पेपर्स टाइमिंग से 15 मिनट्स पहले ही मिल जाएंगे। ओके, और वो टाइम जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड द रीडिंग टाइम। आपको पेपर रीड करने के लिए टाइम दिया जाता है। उस दौरान आपको ये जो पैसेजेस होते हैं अनसीन पैसेजेस ये पढ़ने नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चे ये सारे पैसेजेस पढ़ने में पूरे 15 मिनट निकाल देंगे। ठीक है, ऐसा करना नहीं है। इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वो बिल्कुल आपको बाद में होपलेस बना देगा। आपको अपना मेन ग्रामर, आई विल से कि आप ग्रामर से शुरू करो, रीड करना ग्रामर से स्टार्ट करो, स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस देयर, आपको समझ में आ जाएगा। फिर कमिंग टू दिस अनसीन पैसेज वाला पार्ट, आप इधर आके क्वेश्चंस पहले रीड करो। क्वेश्चंस में आपको काफी सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको कौन से पैराग्राफ में आंसर है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ, पूरा जो पैसेज है उसको रीड करना नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको पैसेज है। अगर आपने देखा होगा जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है सीबीएसई से, आपने देखा होगा इट इज अबाउट कुक बुक्स। ठीक है, आप ये देख रहे हो, इट इज अबाउट कुक बुक्स। ठीक है, कब से कुक बुक्स लिखी जा रही है, कैसे है, कौन लिख रहा है, इन सब चीजों के ऊपर बात है। हिस्ट्री इन जनरल रिमेन्स एन एंडेवियर टू सर्च फॉर द ट्रुथ अबाउट द पास्ट इन अ कंटेम्पररी लाइट। द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट। This also holds true for the history of food. Cookbooks have always played an instrumental role in researching the history of any community. The roots of recording the history of food are nearly as old as the history of writing itself. It is about cookbooks. कुकबुक्स को ट्रेस किया गया है, कितना पुराने जमाने से, कितने हिस्टोरिक टाइम से कुकबुक्स लिखी जा रही हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, अभी आपके पास टाइम है, रीड इट। इट इज अबाउट कुकबुक्स एंड द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस पैसेज। ठीक है, Here is your first question. आपको दिख रहा है हमने ऊपर पैराग्राफ नंबर 1 डाला हुआ है बिकॉज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में रेफरेंस मिला है ऑफ पैराग्राफ 1. So that हमको पीछे जाके पैराग्राफ 1 को नहीं पढ़ना पड़ेगा. We'll have it here on the screen. The question is, the search is done by one more thing. आपको जो ये unseen passages हैं दो, ये दोनों ही unseen passages में 10 questions होंगे. ठीक है, 1 मार्क ईच. तो दिस विल मेक आपका जो सेक्शन ए है इससे आपके सेक्शन ए को 20 मार्क्स है. ठीक है, 1 मार्क ईच के 20 क्वेश्चंस है. दो क्वेश्चंस 10 करके डिवाइडेड है. ओके, द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट. दिस लाइन इज हियर. द सर्च is done by examining the treasure trove of a documented past. This also holds true for the history of food. Next, this also holds true for the history of food. Why would the author refer to cookbooks as a treasure trove? This is the question. Question आपसे पूछा गया है कि क्यों author cookbooks को treasure trove कह रहे हैं. Treasure trove is treasure. Trove is किसी चीज का बहुत बड़ा खजाना. Trove again is treasure. ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट में रखा गया खजाना. Okay, so why the author is referring to books, to cookbooks as treasure trove? This is your question. और आपको यहाँ पे options हैं. ठीक है, इन options में से सबसे appropriate you have to select. अब one more thing everyone, जब आपको options वाले question है ना, यहाँ पे you have no scope of gaining any mark. अगर आप यहाँ पे रॉन्ग हो, अगर सी इज द करेक्ट आंसर तो सी पे ही 1 मार्क मिलेगा. हाफ मार्क भी मिलने का चांस नहीं है अगर आपने कोई और ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे यू हैव ऑप्शंस, यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है. ट्राई टू बी मोर अप्रोप्रिएट.
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टू द पॉइंट होने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा अपने सवाल को जवाब करने की कोशिश करो। यहां पे आपका सवाल है कि क्यों ऑथर रेफर कर रहे हैं टू कुक बुक्स एज अ ट्रेजर ट्रोव। यू शुड स्टार्ट आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन ऑलरेडी। ठीक है, व्हाट आर द ऑप्शंस? बिकॉज दे कंटेन रेसिपीज फॉर रिच फूड्स, because writing them requires a lot of time and money, because they hold a wealth of information about the past, because writing recipes is considered a rewarding experience. What according to you will be the correct answer कि क्यों author ने refer किया है to cook books as a treasure trove? And the answer is option C, because they hold a wealth of information about the past. ठीक है, it is like a historical book, है ना, कुक बुक्स जो उस जमाने से लिखी हुई जा रही है। आपको मालूम होगा आज भी बहुत सारा ऐसा रेसिपीज है, बहुत सारा ऐसा क्विजीन है जो उस एरा का फॉलो हो रहा है, जो बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत ओल्डन टाइम्स का रेसिपीज और क्विजीन फॉलो हो रहा है। ओनली उसका रीजन यही है क्योंकि ये कुक बुक्स फॉर्म की गई थी और वो बुक्स आज तक हैं। ठीक है, लोगों ने उसको अच्छे से रखा हुआ है एंड दे आर यूज्ड एंड पीपल आर फॉलोइंग दैट टिल डेट। ओके, सो why these cookbooks are referred to as treasure trove? Because they hold a wealth of information about the past. Now if you see, there is nothing like this. ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे, कई बार ऐसा लगता है ना कि पैसेज में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। नहीं, you have to understand the meaning of the question also. The very first question in this paper आपको वही दिखा रहा है कि आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है। बिकॉज इफ यू रीड इट आउट इन द पैराग्राफ, आपको एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको इंटरप्रेट करना है। अगर ये ऑप्शंस नहीं होते तो आप अपने वर्ड्स में आंसर कर सकते थे, और अपने वर्ड्स में आंसर करने के बाद एक स्कोप रहता है कि हाँ, हाफ मार्क्स तो मिल सकते हैं इफ यू आर नॉट एग्जैक्टली टू द पॉइंट। ठीक है, बट ऑप्शंस में यू वोंट गेट एनी मार्क। आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली आंसर करना है। आई अगेन टोल्ड यू कि ये जो लाइन है ये कहीं भी यहां पे एग्जैक्टली सेम ऐसी लाइन यहां पे बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू इंटरप्रेट व्हाट इज देयर इन द पैसेज, इन द पैराग्राफ, इन द गिवन पैराग्राफ, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, next question, refer to the following from paragraph 1. अगेन पैराग्राफ 1 का रेफरेंस दिया गया है। ये कुछ तो फॉलोइंग डेटा है, डेटा दिया गया है और पैराग्राफ 1 से आपको इसे आंसर करना है। Mention records of food consumed in court. Mention is a person, was a person in the East. Mention of Tiang dynasty recorded the origin and usage of every food consumed in the court. So what Mention did? He recorded food consumed in court. Okay. Next is King Nala. In India mythology mentions that the oldest and first ever book on cookery is Pakkadarpanam, the mirror of culinary skills, written by King Nala. So what King Nala did? Pakkadarpanam, the oldest book on cookery. He wrote this book, Pakkadarpanam. This book is the oldest book on cookery. ठीक है? Which of the options display the most likely reason the first cookbooks were from royal households? अभी ये जो options हैं, the options given below, ये options इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा appropriate option है, most likely reason है, वजह है, वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वजह है जिसकी वजह से फर्स्ट कुक बुक्स रॉयल हाउस होल्ड में लिखी गई थी। दिस इज द क्वेश्चन। द रॉयल्टी वॉज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑल देयर मील्स। अगेन यू वोंट गेट दिस आंसर इन द पैराग्राफ। स्टार्ट आंसरिंग एवरीवन। सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करना चालू कर दो। व्हाट कुड बी द आंसर हियर? The royalty was involved in the planning of all their meals. Royalty मतलब आप समझ गए होंगे, जो किंग क्वीन इनकी जो फैमिली थी, क्या वो लोग इन्वॉल्व थे इन द प्लानिंग ऑफ ऑल देयर मील्स? इसीलिए इज दिस द रीजन कि फर्स्ट कुक बुक्स है फ्रॉम रॉयल हाउस होल्ड। क्या रॉयल्टी के पास इतना टाइम है कि वो अपने मील प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो सके? द रॉयल्टी वॉन्टेड ऑर्डिनरी फोक टू नो हाउ टू ईट लाइक किंग्स। क्या उनका इरादा ये था
इस वजह से फर्स्ट कुक बुक रॉयल हाउस होल्ड से है। द रॉयल्टी हैड टू बी रेडी टू सर्व स्पेशल फूड टू फॉरेन विजिटर्स। इज दिस द रीजन? द रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेस एंड डॉक्यूमेंट देम। उनके इरादे बड़े सिंपल थे, ठीक है। उस जमाने में लोग हर चीज डॉक्यूमेंट, इसीलिए हम आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको आज हिस्टोरिकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हिस्ट्री में लोगों ने अपने चीजों को डॉक्यूमेंट किया है। ओके, तो द रीजन कुड बी द रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेस टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेस एंड डॉक्यूमेंट देम। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डू यू अंडरस्टैंड ये कैसे हो रहा है? आप फिर से देखोगे इस पूरे पैराग्राफ में, दिस सेंटेंस, ऑल दीज वर्ड्स आर नॉट देयर, ठीक है। यू हैव टू इंटरप्रेट, आपको समझना है और फिर आपको आंसर करना है। बहुत आपको मैंने जो मेरा सुपरफो का बैच चल रहा था ना ऐप पे, वहां पे बच्चों को बोला है कि आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, बाकी दुनिया भर की चीजें भूल जाना है and just concentrate on your paper, question answer। वो जो 3 घंटे होंगे आपके हॉल के अंदर, उसमें बस आपको अपने क्वेश्चन और आंसर पे ही ध्यान देना है और कुछ नहीं। अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है, स्ट्रेस नहीं करना है। स्ट्रेस करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, cookbooks are a guiding light. Which of these options uses the same literary device as the line above? अब इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? एनीवन, कोई बता सकता है? कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट। कुक बुक्स को गाइडिंग लाइट से कंपेयर किया है। हियर मेटाफर इज यूज्ड, दिस इज मेटाफर। सो आपको यहां पे बोला गया है इन ऑप्शंस में से कौन सा वो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें ये सेम लिटरेरी डिवाइस आपको फिर से दिख रहा है। नाउ इफ यू सी द ऑप्शंस, दिस केक इज द हेवन ऑफ टेस्ट, these grapes are as sweet as candy, this is simile as, these biscuits are delicious, they are the best, this recipe was so interesting it jumped right off the page. What do you think is the correct example, is the similar literary device? So here in these options, this cake is the heaven of taste. This option represents the literary device of metaphor. Okay, so the correct answer is option A. Next question, the author says cookbooks are a source of information to understand gender specific roles. Gender specific roles मतलब अपने अलग, सब जेंडर्स के अपने अपने स्पेसिफिक रोल्स थे। पहले तो सिर्फ दो ही जेंडर्स थे, मेल एंड फीमेल। आज के टाइम पे वेरियस जेंडर्स हैं, पता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट बात है। बट ऑथर बोल रहे हैं कि कुक बुक्स एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे टू अंडरस्टैंड जेंडर स्पेसिफिक रोल्स एट दैट टाइम, इन दोज टाइम्स, ठीक है। उस जमाने के जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को समझने के लिए कुक बुक्स एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। State one of the ways how cookbooks could reveal information on gender specific roles. अब आपको एक कोई भी ऐसा रीजन बताना है या एक कोई भी ऐसा तरीका बताना है जिस तरीके से कुकबुक्स रिवील कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। आप कैसे बता सकते हो? Women are the ones who cook. आज के जमाने में तो men also cook, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ विमेन ही थी जो कुक करती थी, है ना? डू यू अग्री? उस टाइम पे ओनली विमेन माइट बी कुकिंग, ठीक है। तो शायद उन लोगों ने ये बुक लिखी, शायद उन लोगों ने कुक बुक्स लिखना चालू किया। और इफ यू से कि सिर्फ जो मेन थे, जो रॉयल्टी थी, जो किंग्स हुआ करते थे या जो मेन होते थे, उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड होती थी, दे वर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो आंसर एज in the other way कि men were educated, तो men wrote the cookbooks. Okay, let us see. Cooking related tasks were mostly performed by women, so cookbooks may have been written by women for other women. The authors of cookbooks written in the past may have mostly been men, as only they were taught to write.
only they were provided education. तो both of the answers are acceptable. आपको कोई भी एक आइडिया या इसके अलावा कोई थर्ड आइडिया विच इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन को अप्रोप्रिएटली आंसर करेगा, वो आइडिया अगर आप दे रहे हो, दैट विल ऑल्सो गिव यू मार्क्स. ठीक है, ये जो आंसर्स है ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर जो रिलीज हुई है उसके साथ ही ये आंसर्स भी आए हैं. सो दिस इज वन ऑफ द आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर यही है. ओके, एंड इसके साथ में ये लिखा है इन दैट पेपर कि अगर आपने कोई और रेलेवेंट पॉइंट दिया, अगर आपके क्वेश्चन के लिए कोई आपने और अप्रोप्रिएट आंसर दिया, तो दैट ऑल्सो विल बी एक्सेप्टेड. ओके, नेक्स्ट. Provide one example of how cookbooks can be a source of information about trade and network. एक example देना है. Now in this question there is no reference given, but for our convenience यहाँ पे हमने paragraph 1 डाल दिया है already, because यहाँ पे there is this there is the trace of this question. एक एग्जाम्पल देना है कैसे कुक बुक्स को एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क भी बोला जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी cookbooks are a source of information not only to understand social and gender specific roles but also material factors such as trade and network. ओके, सो पहले हमने जेंडर स्पेसिफिक रोल्स का भी क्वेश्चन देख लिया. नाउ इस दूसरे टॉपिक के ऊपर यू आर आस्क्ड अबाउट कि आपको एक एग्जांपल देना है कि कैसे कुक बुक्स एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क. कैसे हो सकते हैं? ट्रेडिंग किस चीज की करेंगे? किसी एरिया में, किसी जगह पे, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे कोई स्पेसिफिक ग्रो होने वाला इंग्रेडिएंट है. अगर राजस्थान में कोई कुकबुक लिख रहा है तो वो वहीं पे यूज होने वाले स्पाइसेस हो या कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज हो जो बाकी जगह पे ना अवेलेबल हो. ठीक है, तो दिस गिव्स द स्कोप टू ट्रेड. ओके, एंड दिस क्रिएट्स नेटवर्क, है ना. The ingredients used in the cookbooks could reveal the availability of resources for a community, the access to resources through trade. The type of cuisine described in a cookbook could reveal the influence of trading with other regions. Okay, these are the possible answers. अगर इसके अलावा you think you can answer appropriately to the given question, you are free to do that. लेकिन आपका question जो answer है वो relatable होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए आपके क्वेश्चन के साथ. आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग द सेम थिंग. आप जो भी आंसर करोगे वो आंसर आपका क्वेश्चन से रेलेवेंट होना चाहिए. देन ओनली यू विल गेट पॉइंट्स. ओके, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स. कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3. नाउ इस क्वेश्चन में आपको रेफरेंस मिला है पैराग्राफ 3, तो आपको पूरा ध्यान अपना पैराग्राफ 3 पे ही लगाना है, पूरा पैसेज पढ़ना नहीं है. What is the phrase? यहाँ पे एक आपको फ्रेज मिला है जिसको आपको एक दूसरे फ्रेज के साथ रिप्लेस करना है. एंड दिस फ्रेज इज ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट. अभी ये फ्रेज को फ्रॉम पैराग्राफ 3 कौन सा ऐसा फ्रेज है जो रिप्लेस कर सकता है? यू विल हैव टू रीड फॉर दैट. सो पहले इसका मतलब समझ लो. ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट. ग्रेजुअली मतलब स्लोली आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहे हो. ओके, स्लोली मूविंग फॉरवर्ड, समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट कुड बी कंसिडर्ड अ cookbook in a modern society? It has been noted recently that there is a surge in the number of infotainment and documentary programs about food. क्या अभी तक ऐसा कोई वर्ड आया which means gradually progress from one stage to the next? क्या अभी तक आया? Is surge that word? No. Surge वो word नहीं है. Recipes are no longer just about cookbooks. In fact, a new breed of Indian culinary experts are cooking their way to celebrity status, and they are achieving this via social media as they demystify Indian cuisine and offer step-by-step guidance to creating mouth-watering Indian dishes. What do you think is the answer here, everyone? Are you answering in the comment section? Gradually progress from one stage to the next is, do you think, step by step? Okay, the answer is step by step.
स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है? धीरे धीरे आगे बढ़ना, एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाना। वैसे ही ग्रेजुअली progress, gradually moving ahead, progressing from one stage to the next. Okay, the social media chefs are here to stay. From paragraph 4, this line is there. The social media chefs are here to stay. Which of these best describe the tone in the above line? ये जो लाइन है, ये जो एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का टोन पूछा गया है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. इज द टोन क्यूरियस, hopeful, confident, argumentative? What do you think? The social media chefs are here to stay. They are not going anywhere. The author, by stating this, is expressing his confidence about this statement. They are here to stay. ठीक है? It is expressing confidence. Next, ये हमारा reference है. Based on the passage, state any 2 reasons why more Indians are exploring the art of cooking. अभी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको 2 रीजंस देने हैं क्यों इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग. अभी यहाँ पे ये डाला गया है, यहाँ पे यू कैन सी इन द क्वेश्चन नो रेफरेंसेस गिवन. इसका मतलब आपको ये मल्टीपल पैराग्राफ्स में से इसका आंसर आपको मिल सकता है. इसीलिए जो भी मुझे सूटेबल लगा, आई पिक्ड अप दोज पैराग्राफ्स और मैंने यहां पे डाल दिया पैराग्राफ 3, 4 एंड 5. सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्यों ऐसे कौन से वो 2 रीजंस है? यू आर आस्क्ड 2 रीजंस. वो कौन से 2 रीजंस है कि इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग? वो कौन से 2 रीजंस है? What could be the answer? These talented, ये किसकी बात हो रही है? Indians की बात हो रही है. Indian dishes, Indian people are cooking Indian dishes. These talented men and women are inspiring a lot of Indians to pick up their ladles and try out various recipes in their own kitchens. The social media chefs are here to stay. No longer does an amateur home chef have to struggle with trying to understand what exactly the recipe instruction means when it says things like the batter should be of pouring consistency. अभी आप लोग मुझे ये बात बताओ, जो भी ये लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको एक बुक दी जाएगी रेसिपी की, तो आप वो बुक में से कोई रेसिपी बनाना प्रेफर करोगे कि आप फोन उठाओगे, एक वीडियो देखोगे और आप उससे बनाना प्रेफर करोगे? आज के टाइम पे बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कुक बुक से कोई रेसिपी प्रिपेयर करते होंगे, बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज द वीडियोज आर वेरी कन्वीनियंट. ओके and okay, because of the rise in the number of shows and documentaries about food, now you can see this answer was nowhere here in the passage. kahin nahi tha. This is again your interpretation, your understanding of the passage and answering it. Okay, thus documenting recipes online is the modern version of authoring a cookbook. In a way, because of the rise in the number of shows and documentaries about food, because of the ease of social media and access to recipes, because following a video is easier than trying to understand text in a cookbook. Why Indian people are trying to do this? Kyunki why they are more now curious and excited to indulge in the art of cooking. क्योंकि कुक बुक से ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है एक वीडियो में देखना. ठीक है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ शेफ्स ऑन सोशल मीडिया प्रोवाइडिंग इजी स्टेप बाय स्टेप कुकिंग इंस्ट्रक्शंस. आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे शेफ्स हैं जो बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिशेस को भी बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं फॉर बिगिनर्स, है ना. सो दैट्स व्हाई इंडियंस आर नाउ taking an interest in exploring the art of cooking. In the passage, which of these is not suggested as a reason for people posting on social media about the food they cooked? अभी आपको out of these reasons एक ऐसा रीजन बताना है which is not suggested. वो रीजन नहीं हो सकता है कि क्यों लोग पोस्ट कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, जो अपने खाने को पका के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं.
the YouTubers if you say, or any other people who are making videos और उसको वो कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, तो इन चारों में से वो कौन सा रीजन नहीं है जिस वजह से वो डालते हैं? We shall read to share that they have completed a task, to maintain a record of all that they have cooked, to explain the steps they used for making the dish, to create a sense of competition among their followers. Is this the reason? Option D. Is this the reason, to create a sense of competition among their followers? No. They encourage their followers. वो लोग अपने followers को encourage करते हैं to follow their recipes and to try their recipes. ठीक है, तो out of all the options given, option D is the one which is not suggested as a reason for people posting on social media. ठीक है, ये वो reason नहीं हो सकता है. Write an appropriate title for the passage. Now, अगर यहां पे आपको ऑप्शन दिया होता तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन यहां पे नहीं है. यू हैव नो ऑप्शन हियर. अभी आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आंसर करना है, तो आप बहुत बेसिक आंसर कर सकते हो अबाउट कुक बुक्स. इट कुड बी अबाउट कुक बुक्स, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कुक बुक्स, और वॉट एवर यू फील लाइक will be the most appropriate one to answer this. About food, history of food, the transformation of, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, transformation of food from cookbooks to preparing it on social media, something like that. Okay, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा. You can answer it in your way, किस तरीके से आपको appropriate title देना है यहाँ पे. For your answer, an appropriate title for this passage could be the role of cookbooks, the importance of cookbooks, or you can also write the history of cookbooks. One part of the passage is about the history of cookbooks. Okay, you can, अगर आपको इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा ऑप्शन आ रहा है मन में, आप दे सकते हो, but it should be relevant to your passage. Not too long, एक शॉर्ट सा 4 to 5 वर्ड्स में आने वाला टाइटल. ओके, नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड पैसेज. अभी आपका एक पैसेज है डिस्क्रिप्टिव, एक है फैक्चुअल. फैक्चुअल में डेटा बेस्ड आपको पैसेजेस आएंगे. ठीक है, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वही है. एक हमने देखा पूरा पैराग्राफ था, पैराग्राफ्स थे, पैसेजेस थे, समथिंग अबाउट जस्ट लाइक एन ऐसे. ठीक है, ये जो दूसरा है इसमें एक टेबल है, इसमें कुछ डेटा है. ठीक है, कोई स्टडी की गई है, कुछ सर्वे है. अ स्टडी, देयर इज अ स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द रीजंस फॉर स्मार्टफोन गेम एडिक्शन. किस चीज की स्टडी की गई है? रीजंस फॉर स्मार्टफोन गेम एडिक्शन. ठीक है, रीजंस. इज इट चैलेंजिंग? इट इज फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, इट इज फन. ठीक है, ऐसे कुछ इस पे. बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी 2 रीजन व्हाई वी नीड टू स्टडी वीडियो गेम्स. अभी ये पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पे आपको 2 रीजंस देने हैं व्हाई वी नीड टू स्टडी वीडियो गेम्स. स्टडी वीडियो गेम्स मतलब ये जो स्टडी की गई है ऑन इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट प्लेइंग ऑन वीडियो गेम्स, है ना, प्लेइंग गेम्स ऑन स्मार्टफोन्स. ओके, सो आपको 2 रीजंस बताने हैं कि क्यों ये जरूरी है, व्हाई वी नीड टू स्टडी वीडियो गेम्स. Video games need to be studied to better understand their positive effects on people. This could be your answer. You can answer in your own way. ठीक है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से हमेशा हर आंसर आपको पैराग्राफ से मिलेगा नहीं. और अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मोस्टली हर क्वेश्चन को आपको अपने ही तरीके से आंसर करना है. सब आंसर्स आपको पैसेज में से मिलने वाले नहीं है. ठीक है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर करना है. सो दिस कुड बी द रेलेवेंट आंसर हियर. वीडियो गेम्स नीड टू बी स्टडीड टू बेटर अंडरस्टैंड देयर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन पीपल. ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स पे ना ध्यान देते हुए पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन पीपल पे ध्यान देने के लिए द फैक्टर्स दैट कुड इंक्रीज एडिक्शन टू अ गेम नीड टू बी अंडरस्टूड बेटर. वो कौन से सारे फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन को किसी गेम की तरफ एडिक्टेड कर देता है, उन सारे फैक्टर्स को समझने के लिए. इफ वीडियो गेम्स आर अंडरस्टूड बेटर, स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एडिक्शन टू देम. वही सारे फैक्टर्स के बारे में अगर पता चल जाएगा कि वीडियो गेम्स
कि वो सारे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनकी तरफ एडिक्टेड बना देते हैं लोगों को। अगर वो पता चल जाएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लैला स्पेंड्स 2 hours a day playing games on her phone. According to the passage, is this information sufficient to say she is addicted to video games? Is this information sufficient to say? क्या इतना information कि लैला एक दिन में 2 घंटे बिताती है on playing games? क्या इतना information is sufficient to say कि वो addicted है to video games? Why or why not? Answer is one sentence. So, इसका आंसर, इसके लिए भी यू कैन सी कोई रेफरेंस नहीं दिया है, बट फ्रॉम पैराग्राफ 4 इफ यू रीड यू कैन फाइंड दिस, यू कैन गेट एन आंसर। लैला के बारे में यहां कुछ नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि इसका आंसर यस होगा कि नो होगा, कि लैला का 2 घंटा फोन पे गेम्स खेलना इसका मतलब यह है कि वो एडिक्टेड है या नहीं। कैसे पता चलेगा? Friends can now play and interact as a group, build virtual relationships within the game and attain social recognition from others without even meeting in person. Okay? According to me, and I hope according to everyone, this information that 2 hours a day she's playing games, this information is not sufficient. No, she is not addicted because the amount of time spent on a game is not the only factor to determine addiction. सिर्फ टाइम स्पेंट ऑन अ गेम इतना सफिशियंट नहीं है ये जानने के लिए कि वो एडिक्टेड है टू फोन और टू प्लेइंग गेम्स और टू स्मार्टफोन्स। Complete the following analogy correctly with a word from paragraph 1. Now here is the reference. Paragraph 1 में से आपको ये given analogy को कंप्लीट करना है। एनालॉगी क्या है? फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स क्या है? यहाँ पे डबल होना चाहिए था। ओके, फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स क्या है? फ्लरिशेस, ग्रोज। इन दोनों का मतलब क्या होता है? फ्लरिशेस और ग्रोज दोनों का ही मतलब सेम है, बोथ आर सिमिलर इन मीनिंग। मतलब जो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है ये भी सिमिलर इन मीनिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऑपोजिट्स होते, फ्लरिशेस, डिक्लाइन, अगर कुछ ऐसा होता तो ऑपोजिट्स होते, यहां पे आपको फैक्टर्स का ऑपोजिट ढूंढना पड़ता, बट यहाँ पे जो फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड है इट इज सिमिलर वर्ड्स, वैसे यहाँ पे आपको फैक्टर का सिमिलर वर्ड ढूंढना है फ्रॉम दिस पैराग्राफ 1. You can see factors is also there. Instead, several factors such as how fun or challenging a game is or being able to play with friends are also important determinants to understand. Important again, determinants mean factor. ठीक है, important factors to understand whether a game is addictive or just engaging. Okay, so the similar word for factors is determinants, which you have got from paragraph 1. Okay. Based on paragraph 1, it can be said that the level of dash and dash in a video game determine how addictive it can be. अभी पैराग्राफ 1 की अंडरस्टैंडिंग पे, अगेन पैराग्राफ 1 की अंडरस्टैंडिंग पे ये कहा जा सकता है कि लेवल ऑफ डैश एंड डैश एक वीडियो गेम में डिटरमाइन करता है कि कितना एडिक्टिव वो गेम है। अभी इन 5 ऑप्शंस में से कौन से वो 2 वर्ड्स हैं जो आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? Several factors such as how fun or challenging a game is or being able to play with friends are also important determinants to understanding whether a game is addictive or just engaging. So fun or challenging, variety, violence, difficulty, popularity, enjoyment. What will be the answer? Difficulty for challenging, fun, enjoyment. Option 3 and 5. C 3 and 5. ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको समझने हैं। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स को पेयर करना है। आपको ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहेंगे, क्या 1 and 4 है, 2 and 3 है, 3 and 5 है, 4 and 5 है। आपको पहले यहां से समझना है कौन सा वाला वो आंसर है, देन सी की आपके जो आंसर है वो यहाँ ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर ट्राई करो, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, the study mentioned in the passage used game reviews to understand what makes a game addictive.
State one reason why game reviews were analyzed for the purpose of the study. अभी यहाँ पे जो स्टडी की गई है, जो टेबल है, जो स्टडी की गई है, उसमें मेंशन किया गया है कि गेम रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ गेम अडिक्टिव. गेम का रिव्यू जो लोग देते हैं ना, दोज रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई द गेम्स आर अडिक्टिव. एक रीजन देना है व्हाई गेम रिव्यूज वर एनालाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्टडी. गेम रिव्यूज वुड बी इजीली एक्सेसिबल. अभी आपको पता होगा, आप Amazon पे भी कुछ खरीदने चाहते हो या आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदने चाहते हो, आप पहले उस प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ते हो. उस चीज को लेने से पहले आप उसको यूज करने वाले हो, वैसी गेम को भी आप यूज कर रहे हो. तो आज के टाइम पे एवरीवन इज रिलाइंग ऑन रिव्यूज पढ़ के हमको उस चीज को यूज करना और इजी हो जाएगा. वी विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग. ठीक है, तो गेम रिव्यूज विल बी इजीली एक्सेसिबल, बहुत इजीली मिल जाता है और उसके बाद हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस चीज को लेके जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं. इट इज अ वे टू गेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा बिकॉज इंटरव्यूइंग सेवरल पीपल वुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट. और ये जो रिव्यूज होते हैं ये बहुत इजी है, ये हमको बहुत इजीली लार्ज अमाउंट में मिल जाएगा. वहीं कहीं आप जाओगे लोगों से पूछने तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और जरूरी नहीं कि हर किसी के पास उसका आंसर हो. इट कुड बी डिफिकल्ट. Okay, this could be your possible answer. If you believe you have any other answer which is relevant to the question, you can. तो ये टेबल है, ये टेबल से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है. बेस्ड ऑन द टेबल इन द पैसेज विच टाइप ऑफ गेम डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट. ये जो ग्राफ है बेस्ड ऑन द टेबल, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर द विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स. विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्यों है? क्योंकि शायद जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं उनको ये टेबल समझने में, ये ग्राफ समझने में और टेबल देखने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, इसीलिए फॉर सच कैंडिडेट्स एक दूसरा क्वेश्चन है. Based on the table in the passage, in which category of game does the factor of fun play the least role? Answer in one word. ठीक है, यहां पे क्या है? Based on the table in the passage, which type of game does the given graph represent? इस ग्राफ से कौन से टाइप का गेम रिप्रेजेंट हो रहा है? अभी आप देखो, गेम्स आर एक्शन गेम्स, बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, वर्ड गेम्स. और किन कैटेगरीज में, किन फैक्टर्स में उनको डिटरमाइन किया गया है? चैलेंजिंग, फ्रेंड्स और फन. यहाँ पे भी आप देख रहे हो चैलेंजिंग, फ्रेंड्स, फन. अभी आपको कैसे समझना है? चैलेंजिंग जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर में है. ये जो चारों गेम्स हैं इस टेबल में चैलेंजिंग जिसका हाईएस्ट नंबर में है, देन फ्रेंड्स लीस्ट होगा एंड फन कहीं बीच में होगा. ओके, सो चैलेंजिंग सबसे हाईएस्ट नंबर में वर्ड का है 812, है ना. सबसे लीस्ट फ्रेंड्स 23 है, अगेन वर्ड का है. सो ये 123 जो कहीं बीच में पड़ रहा है 110, 120, 123. ओके, सो इसका आंसर विल बी वर्ड. कैन यू अंडरस्टैंड? आपको सबको समझ में आ रहा है कैसे हो गया ये, कैसे इसका आंसर आ रहा है? नाउ फॉर द विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स का जो क्वेश्चन है, based on the table in the passage, in which category of game does the factor of fun play the least role? फन का कैटेगरी कौन से गेम में सबसे लीस्ट रोल है? 110, 20, 90, 23. 110 that is action. तो इसका आंसर विल बी वर्ड और इसका आंसर विल बी एक्शन. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? A developer of a crossword puzzle app is seeking advice to make improvements to the app. Based on the data provided, which of these ideas is best to recommend to the developer? अभी एक डेवलपर है जो क्रॉसवर्ड पजल ऐप डेवलप करने की कोशिश में है और वो एडवाइस ले रहा है कि वो कैसे इंप्रूवमेंट्स कर सकता है अपने ऐप में. अभी जो डेटा हमें प्रोवाइडेड है, जो डेटा हमने देखा है, विच ऑफ दीज आइडियाज इज बेस्ट टू रिकमेंड टू द डेवलपर. दिस इज द डेटा, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी हैव. और इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा बेस्ट आइडिया है जो आप रिकमेंड करोगे टू दिस developer, to this game developer? Make the puzzles tougher to solve, allow players to team up or compete with other players, create more levels in the game for players to win prizes,
चेंज द कलर एंड डिजाइन टू मेक इट लुक मोर अपीलिंग। आई थिंक इसका आंसर आपको किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में है कि जहां पे प्लेयर्स को अपने फ्रेंड्स मिल जाते हैं टू compete with, वो उन लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सी ठीक है, सो अलाउ प्लेयर्स टू टीम अप और compete with other players. To team up or to compete with other players is the right answer. Write a word from paragraph 4 that means the same as the underlined word in the sentence below. Again, पहले भी हमने previous question में ये इस type का question देखा. It is the universal appeal of smartphones that made video games very popular. क्या ये स्मार्टफोन्स की वजह से है? क्या नहीं, इट इज ऐसा स्टेटेड है कि ये जो यूनिवर्सल अपील है ये स्मार्टफोन्स हैं जिनकी वजह से वीडियो गेम्स इतने पॉपुलर हुए हैं। सो यूनिवर्सल अपील के लिए आपको एक सिनोनिम फ्रॉम दिस पैराग्राफ 4 बताना है। व्हाट विल बी दैट वर्ड? Although it is a cliche, the ubiquity of the internet has made the world a global village. The word is ubiquity. इसके लिए there is no other way. For such questions आपको अपने vocabulary पे ध्यान देना है, आपको अपने vocabulary पे काम करना है। मैंने मेरे जो सुपर 4 बैच के जो बच्चे थे उन लोगों को ये चीज हमेशा बोली है, आप कुछ ना कुछ रीड करते रहो, थोड़ा इंग्लिश न्यूज देखो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, सिर्फ तब तक जब तक एग्जाम है। वो सिर्फ आपको वो कैब में ही नहीं, वो आपको अप टू डेट रखेगा। आपको जो राइटिंग सेक्शन है ना वहां पे वो बहुत हेल्प करने वाला है। सो एवरीवन, अगर आपसे ये हो सकता है अभी भी 10 डेज भी इनफ है, 10 डेज दो फॉर योर रीडिंग, ओके, दैट विल हेल्प यू, समवेयर इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, व्हाई इज एवरीवन प्लेइंग ऑन देयर फोन्स। नाउ दिस इज द सेंटेंस जो आपसे बोला गया है, इसको आप पढ़ो। Why is everyone playing on their phones? In which of these places in this passage can the sentence be used? आपको options भी दिए हैं कि इन options में से कहां पे ये sentence use किया जा सकता है। At the beginning of paragraph 1, क्या paragraph 1 की beginning पे हम डाल सकते हैं Why is everyone playing on their phones? At the end of paragraph 1, at the beginning of paragraph 2, at the end of paragraph 4. At the beginning of paragraph 2, a study investigated the reasons for smartphone game addiction. I don't think this will be appropriate at the beginning of paragraph 2. क्या आप लोगों को appropriate लग रहा है? Why is everyone playing on their phones? ऐसे जब हमको question होता है ना anywhere, ये आप end में तो नहीं डालोगे, ठीक है? This whole passage is about smartphones and video games and people spending time on their phones playing games, ठीक है? तो आप इसको एंड में नहीं डालोगे और आप एक क्वेश्चन के साथ एंड नहीं करोगे, आप इसको पहले कहीं प्लेस करोगे जिसके बाद आप कुछ और डिटेल्स दे रहे हो रिलेटेड टू फोन्स, रिलेटेड टू सम फीचर्स ऑन द फोन्स, ठीक है? सो व्हाई इज एवरीवन प्लेइंग ऑन देयर फोन्स? व्हाई इज एवरीवन प्लेइंग ऑन देयर फोन्स? प्लेइंग वीडियो गेम्स provides entertainment and many social and psychological rewards. This can be the answer for this question, है ना? So आप क्या कर सकते हो at the beginning of paragraph 1? Do you agree? क्या सब मेरी बात से agree करते हैं? At the beginning of paragraph 1 आप इस sentence को डाल सकते हो, Why is everyone playing on their phones? Then next sentence will be playing video games provides entertainment and many social and psychological rewards. This way the paragraph can continue. Okay, which of these is best suited as a title for the passage? Now for this given passage, इन चारों options में से कौन सा best suitable title है जो हो सकता है? Now यहाँ पे आपके पास कोई स्कोप नहीं है कि आप अपने मन से अपने हिसाब से कोई दे सकते हो, आपको इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिसने सही सिलेक्ट किया उसको 1 मार्क मिलेगा, जिसने नहीं सिलेक्ट किया उसको सीधा 0, हाफ मार्क, पौना मार्क, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, स्मार्टफोन्स बूस्ट एडिक्शन, चैलेंज योर माइंड विद गेम्स, अ न्यू वे टू गेम विद फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन टू गेम्स। व्हाट कैन बी द आंसर एवरीवन? क्या है ये? इट इज अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन टू गेम्स। हमने पूरे जो क्वेश्चंस भी आंसर किए उससे भी हमको क्या समझ में आया? द
पैसेज, उस पैसेज में जो स्टडी है वो स्टडी इसीलिए की गई है टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडिक्शन टू गेम्स, है ना. सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, दिस कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल. एंड विद दिस आपके 20 मार्क्स फॉर सेक्शन ए यहीं पे एंड हो जाएंगे. अभी आप यहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हो दैट डिपेंड्स. आपने देखा ये टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, नॉट दिस एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, बट इस लेवल का इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे जिसके लिए आपके दिमाग के दरवाजे खुले होने चाहिए, एकदम ओपन, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, बहुत एक एक चीज सोच के लिखनी है. जितना टेंशन लोगे उतना गड़बड़ करोगे, टेंशन लेना नहीं. बी कॉन्फिडेंट कि आप जो करोगे सही करोगे, इतनी तैयारी के साथ जाओ जरूर. ओके, नाउ सेक्शन बी. अगेन सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स के लिए है, ग्रामर के लिए 10 मार्क्स है. ग्रामर में आपको 12 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 10. यू कैन सी हियर, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 12 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. उसके बाद विच विल गिव यू 10 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेट इन द सेक्शन बी इज राइटिंग सेक्शन. That also carries 10 marks. 5 marks for your letter writing and 5 marks for your analytical paragraph. Okay. So we begin with grammar section. Read the conversation between a mother and her son. Complete the sentence by reporting the mother's reply correctly. अब यहाँ पे एक conversation है between a mother and her son. अभी this is a question from reported speech. आपको उनके dialogue को report करना है. A son asked his mother how he could become an artist. How do I become an artist? How he could become an artist. She told him. Now, अभी यहाँ पे आपको एक connector ऐड करना है because यहाँ पे कोई connector नहीं है, subject है, object है, reporting verb है. ठीक है, लेकिन connector नहीं है. connector के साथ आपको ये sentence को convert करना है. कैसे करेंगे? देखो, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको ग्रामर में आता है सबसे इजी टॉपिक है. कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है. आपको जो शब्द दिख रहे हैं बस उन्हीं शब्दों को कन्वर्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स. ये जो डायरेक्ट स्पीच है, दिस इज इन, इफ दिस इज इन प्रेजेंट तो आपको वो पास्ट में करना है. पास्ट में है तो आपको पास्ट परफेक्ट में करना है. ठीक है, यू विल नीड. She told him that because this is a statement, because the mother is stating something. ठीक है, giving some information. You will need to learn more about the art you like and practice it every day. What she is saying? She told him that he would need to learn more about the art he liked and practice it every day. He would need to learn more about the art he liked and practice it every day. To learn more about the art he likes and practice it every day. Now this is given in the form of suggestion. ठीक है, imperative sentence में ऐसा होता है जहां पे your answer starts with to. You don't use that as the connector. Your answer starts with to. Okay. This is given in the form of imperative sentence. So आप देख सकते हो आपके पास स्कोप है. अगर आप इस सेंटेंस को इंटरप्रेट कर रहे हो एज अ सजेशन, आप उसको इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हो. लेकिन अगर आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ले रहे हो आप वैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो. बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. बोथ वेज इट इज एक्सेप्टेबल. इंग्लिश ऐसा ही है, हर तरह से हर चीज पॉसिबल हो सकती है, बट आपको लॉजिकल रहना है, आपको अप्रोप्रिएट रहना है. Okay. Next, fill in the blank by choosing the correct option to complete this advertisement. There is an advertisement जहाँ पे एक word is missing. You have to select the correct option to complete this advertisement. Are you looking for more books to read? Due to popular demand, we dash back our buy one get one free offer next weekend. Next weekend मतलब about future, a future event. फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्यूचर क्या बता रहा है? ब्रिंग्स, नो. ब्रॉट इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट. पास्ट. विल ब्रिंग इज फ्यूचर. वर्ब ब्रिंगिंग अगेन
पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके, सो व्हाट इज, यहां पे क्या आएगा, विल ब्रिंग, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वीकेंड इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम, something which will happen in future. We will bring back our buy one get one free offer next weekend. Okay, now next question is identify the error in the given newspaper headline and supply the correction. अब यहाँ पे न्यूज़पेपर हेडलाइन है, जहां पे मैंने ना जब ये ग्रामर सेक्शन देखा मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि हमने इतने ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सुपर 4 में। सुपर 4 के मेरे जो बच्चे हैं वो देखेंगे तो वो इतना खुश हो जाएंगे, बिकॉज आई फील दैट ग्रामर विल बी वेरी इजी फॉर देम एंड फॉर एवरीवन हु इज प्रैक्टिसिंग। ठीक है, सो ग्रामर का भी यही लॉजिक है, ग्रामर का भी यही फंडा है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसमें उतने ही क्लियर होते जाओगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपके डाउट्स सॉल्व होते जाएंगे, जस्ट लाइक मैथ्स, जैसे आप मैथ्स में करते हो। ओके, सो यहाँ पे इस सेंटेंस में, ये गिवन सेंटेंस में ये एक न्यूज़पेपर हेडलाइन है और यहाँ पे इस हेडलाइन में देयर इज एन एरर, एक गलती है, एक मिस्टेक है, उस एरर को आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन सप्लाई करना है, करेक्ट वर्ड सप्लाई करनी है। एथलेटिक्स स्टार हेल्प्स स्टेट स्टेज अहेड ऑफ कंपटीशन। नाउ दिस इज अ केस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट वर्ब में तालमेल नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इज व्हाट, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन verb, subject and verb. So in this given sentence, athletics star helps state stays ahead of competition. यहाँ पे आपका subject is athletics, which is plural in form, है ना, athletics plural है, and your verb stays is singular, जो बिल्कुल भी subject verb concord या subject verb agreement बनाता नहीं है। This is plural and this is singular. इसको हमको plural करना है, stays को plural करना है। स्टेज कैसे प्लूरल होगा, अगर आप उसमें से एस हटा दोगे इट विल बिकम प्लूरल। सो एथलेटिक्स स्टार हेल्प्स स्टेट स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ डोरवे साइन। डोरवे साइन है, कॉशन यू डैश नॉट एंटर, ओनली एम्प्लॉयज आर अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। आपने देखा होगा कई बार बैंक्स में ऐसे साइंस होते हैं कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। कई जगहों पे, कई ऐसे जगहों पे, ऐसे ऑफिसेज में ये साइंस होते हैं कि आपको इस लाइन से आगे नहीं जाना है, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज की ही एंट्री है। स्कूल्स में भी होता है। ठीक है, तो दिस इज अ सीरियस, दिस इज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज। कॉशन, you are alerted, caution you dash not enter out of these models which will be the appropriate, which indicates compulsion that you cannot do this, you must not enter। this word must indicates कि ये जो बात है this is expressed in a very strict way, in a strict manner, you must not do this। okay, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a diary entry। डायरी एंट्री का एक हिस्सा दिया गया है, वहां पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ इस वर्ड का लिखना है जो ब्रैकेट में है। ठीक है, डियर डायरी, टुडे आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ओवर द ओशन, आई विश आई कुड डैश इट टू ट्रूली कैप्चर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस्ड। सो ये पेंटिंग का कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ड इधर आएगा? पेंट, पेंटेड, पेंटिंग, क्या आएगा? आई विश आई कुड, कुड के साथ हमेशा, मॉडल्स के साथ हमेशा V1 आता है। ओके, सो पेंटिंग का V1 क्या होगा? इट इज पेंट। कुड के साथ हमेशा V1 आएगा। कुड, मे, मस्ट, वॉट एवर इट इज, इनके साथ हमेशा जो भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा V1 आता है। ओके, These building, अगेन वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जहां पे एक सेंटेंस है जिसमें एक एरर है और आपको करेक्शन देना है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको ये एक टेबल में है जहां पे ऑप्शंस दिए हैं। वन मोर थिंग एवरीवन, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना,
ये क्वेश्चन आपको फॉर्मेट दिया, यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर आंसर। आपको पेंसिल स्केल लेके जाना पड़ेगा और ये एक बॉक्स बना के एरर करेक्शन, इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी फॉर सच क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन पेपर में मतलब अपने आंसर शीट में, टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ select the option that identifies the error in a museum plaque and supplies the correction for the same। अभी म्यूजियम में एक बैनर या बोर्ड जैसा कुछ है जिसके ऊपर कुछ लिखा गया है और उसमें कुछ एरर है, उसको आपको करेक्ट करना है। यू आर गिवन ऑप्शंस, यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दीज बिल्डिंग inaugurated on 29 March 1954 was a former residence of a महाराजा। अभी आप ये सेंटेंस पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी फर्स्ट हाफ में ही, फर्स्ट पार्ट में ही कोई मिस्टेक है। अब ये बिल्डिंग्स होगा, यहाँ पे बिल्डिंग्स भी है, ये दीज का दिस होगा। बिल्डिंग्स होगा कि नहीं वो कैसे समझ में आएगा जब आप आगे का सेंटेंस पढ़ोगे। रेसिडेंस ऑफ अ महाराजा, इससे क्या समझ में आता है, ये एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है, एक सिंगल बिल्डिंग की बात हो रही है, तो बिल्डिंग इज करेक्ट। दीज विल चेंज टू दिस, दिस बिल्डिंग। अगेन द केस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ठीक है। दिस बिल्डिंग, दीज विल चेंज टू दिस। आपको ये बिल्डिंग है कि बिल्डिंग्स कैसे समझ में आया, जब आपने कंप्लीट सेंटेंस पढ़ा, यू गेट एन आइडिया कि ये बिल्डिंग होगा या बिल्डिंग्स होगा, उसी के अकॉर्डिंग यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। दीज विल चेंज टू दिस। Now fill in the blank with the correct option to complete the sentence below. You must have got good news. I could dash you celebrating. अभी यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे आएगा विच विल बी सुटेबल। अगेन कुड के साथ क्या आता है, हमने फिर से देखा, कुड के साथ आएगा V1 और यहाँ पे से V1 वाला इज हियर। I could hear you celebrating. Okay. Read the conversation between a lawyer and his client. Complete the sentence by reporting the lawyer's reply correctly. Client और lawyer के बीच में एक conversation है, आपको क्या करना है, उनके conversation को report करना है। फिर से reported speech, client बोल रहे हैं I am worried, this is a very complicated case. Lawyer says don't worry, I have never lost a case in my life. मैंने ये सेम टाइप का क्वेश्चन सुपर 4 में किया है, सेम टाइप का don't worry। How don't worry will be converted into indirect speech, कैसे कन्वर्ट होगा, क्या आएगा। मेरे सुपर 4 के बच्चे जरूर आंसर कर देंगे, कर रहे होंगे अभी। The client was worried as it was a very complicated case। ये चीज एक्सप्रेस हो चुकी है, client worried है because ये बहुत ही complicated case था। But his lawyer told him don't worry कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, told him not to worry या not to stress, ठीक है। told him not to worry या आप लिख सकते हो not to stress as he had, I will change to he, have will change to had, never lost a case in his life, my will change to his। not to worry as he had never lost any case in his life। don't do this, सिर्फ keep it simple। एवरीवन कीप इट वेरी सिंपल। जो शब्द आपको दिख रहे हैं एक एक वर्ड को देखो और बस उस हिसाब से कन्वर्ट करो, कोई वर्ड ऐड मत करो, कोई वर्ड चेंज मत करो। कीप इट सिंपल, प्ले सेफ, ठीक है। ऐसा बोला जाता है ना हमेशा, सेफ खेलो। क्यों आपको कॉम्प्लिकेटेड करना है, आप सोचोगे नहीं ये डाल के, ये वर्ड डाल के मैं कुछ चेंज कर दूं, नहीं, डोंट डू एनीथिंग। सिर्फ जितने शब्द देख रहे हैं उतने शब्दों को ही रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दो और कुछ मत करो। नॉट टू वरी एज ही हैड नेवर लॉस्ट अ केस इन हिज लाइफ, ओके, या नॉट टू स्ट्रेस, वॉट एवर यू फील लाइक राइटिंग। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द टेक्स्ट मैसेज बिलो। लेट्स मीट अनदर डे सिंस नीदर कवि नॉर समांथा डैश फ्री टुडे एज दे हैव टेनिस प्रैक्टिस। टुडे की बात हो रही है, यहाँ पे दो नाउन्स हैं पेयर्ड अप विद नीदर एंड नॉर। फिर से ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में हमने पढ़ा है कि जब दो नाउन्स नीदर और नॉर से पेयर्ड होते हैं, भले ही वो दो इंडिविजुअल्स हैं, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर्स, दे आर नॉट प्लूरल्स, दे आर सिंगुलर्स। तो क्या होगा, वर नहीं होगा, इट इज नॉट अबाउट पास्ट, आर नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट प्लूरल, बी नहीं हो सकता, इट इज। Okay, the correct answer is. Let's meet another day since neither
Kavi nor Samantha is free today as they have tennis practice. Okay, it is about present. Today indicates about present tense. Okay, select the correct option to complete the narration of the dialogue between Ayan and his mechanic Veer. Ayan says, by when do you think you can fix my car? Veer says, probably by tomorrow. I don't think your car has any major issues. So Ayan asked his mechanic Veer when he thought he could fix his car. Veer replied that he could probably fix the car by dash. By tomorrow will change to what? As it had no major issues. Everything is converted. You just have to convert this one single word and you are given options for that. कि tomorrow के लिए क्या आएगा? That day. That day आता है for today. अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो टुडे चेंजेस टू दैट डे इन इनडायरेक्ट स्पीच. वन डे नहीं, टुमारो नहीं आता. कभी भी इन इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, यू डोंट राइट टुमारो, यू नेवर राइट टुमारो. आप कभी टुमारो नहीं लिखते. टुमारो विल चेंज टू द नेक्स्ट डे. द आंसर इज नेक्स्ट डे. अगर ऑप्शन नहीं होता तो यू कुड ऑल्सो हैव रिटन द फॉलोइंग डे. ओके, एनीथिंग. ऑप्शन में फॉलोइंग डे नहीं है. अगर ऑप्शन नहीं होता तो आप नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, एनीथिंग यू कुड हैव रिटन. Identify the error in the advertisement given below and supply the correction for the same. Use the given format for your response. फिर से यहाँ पे आपकी पेंसिल और स्केल निकल आएगी. Okay, to create this box, error and correction. What will be the error here? Looking to buy a guitar. The brand new guitar is for sale. It comes with a wooden velvet lined guitar case. If interested, contact me at 99889 all these X's for more details. Now ये जो number incomplete है, this is not the error. Okay, don't try to complete this number. क्योंकि कभी भी आपको कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर में नंबर्स ऐसे नहीं दिए जाएंगे. तो दिस इज ऑब्वियस. ये इसका यहाँ पे जो एक्सेस दिए गए हैं, दिस इज ऑब्वियस. यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है. यू हैव टू फाइंड द रियल एरर इन दिस सेंटेंस, इन दिस एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, आपके पास एक गिटार है और आप डाल रहे हो लुकिंग टू बाय अ गिटार, आपको गिटार खरीदनी है, a brand new guitar, you will say, you won't say the brand new guitar, you will say a brand new guitar is for sale. Okay, the error is the correction is A. Okay, I think everyone can understand what I am saying. Rishi asked Ali the question given below. Report Rishi's question. अभी ऋषि ने अली से एक क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है. Now you have to report this question. You have to write this in reported speech. How will you begin? Because Rishi asked Ali, you will begin Rishi asked Ali, yeah, Rishi inquired Ali, Rishi questioned Ali, whatever. Rishi asked Ali. Ab, could you give me some advice on how I could be a better school captain? This is a yes no question because this is beginning with a helping verb. This is beginning with a model. Models are also helping verbs. ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. सो दिस इज अ यस नो क्वेश्चन. और कभी भी आफ्टर कन्वर्जन, आप देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन और एक सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है. एक स्टेटमेंट, क्वेश्चंस आर आल्सो सेंटेंसेस. क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है कि स्टेटमेंट में स्टेटमेंट का फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वही क्वेश्चंस का फॉर्मेशन इज वर्ब प्लस सब्जेक्ट. व्हाट इज योर नेम? आपने आज तक जितने भी सवाल पूछे, व्हाट इज योर नेम, What is your? Is आपका पहले आया, verb आपका पहले आया, then comes the subject your, है ना. Is your verb subject. तो हमेशा questions ऐसे ही होते हैं जहां verb पहले होता है, subject बाद में होता है. But while converting आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि एक question should not remain a question. That question should change in a स्टेटमेंट. और वो स्टेटमेंट कैसे बनेगा? जब आप उसको इंटरचेंज कर दोगे, जब आप वर्ब और सब्जेक्ट की प्लेस को इंटरचेंज कर दोगे, यू विल गेट अ स्टेटमेंट. ऋषि आस्क्ड अली. अगेन यस नो क्वेश्चंस में इफ या वेदर विल बी योर कनेक्टर. विल राइट इफ, यू विल चेंज टू ही बिकॉज अली इज अ ही. If he
could give him, कुछ चेंज नहीं होगा बिकॉज कुड को और आप पास्ट में नहीं कर सकते। कुड के साथ गिव आएगा, हमने ये ऑलरेडी देख लिया, मॉडल के साथ हमेशा V1 आता है। गिव हिम सम एडवाइस ऑन हाउ ही कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन, बस वेरी सिंपल। Rishi asked Ali if he could give him some advice on how he could be a better school captain. A very basic answer. Okay. Rishi requested Ali again. अगर आप इसको उस फॉर्म में लिखो, अगर आप इसको इंपरेटिव फॉर्म में लिखो, अगेन दिस ऑल्सो इज अ रिक्वेस्ट, दिस इज रिक्वेस्ट, है ना। ऋषि रिक्वेस्टेड अली फॉर सम एडवाइस। आपने देखा यहाँ ना दैट है, कभी भी क्वेश्चन जो होगा ना वहां पे दैट एज अ कनेक्टर यूज नहीं करना। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे, एक क्वेश्चन मार्क दिखोगे डायरेक्ट स्पीच में, समझ जाना कि आपके कन्वर्जन में दैट आने वाला नहीं है। इफ वेदर आएगा या फिर द सेम WH क्वेश्चनिंग वर्ड आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट। सो ऋषि रिक्वेस्टेड अली, इंपरेटिव सेंटेंसेस में भी यही है, दैट नहीं आता है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ द लाइन सेड बाय द स्पीकर, उसके हिसाब से यू स्टार्ट फॉर्मिंग योर आंसर। Requested Ali for some advice on how he could be a better school captain. Is it clear, everyone? And with this, आपका grammar section end होता है. Now, creative writing skills. अभी मैंने एक चीज हमेशा स्ट्रेस करके बोली है, अगेन मेरे सुपर 4 के बैच में, कि जैसे ही आपको लेटर लिखने की बारी आए, अपने दिमाग में फॉर्मेट याद रखो, बस फॉर्मेट को सही तरीके से लिख दो। बाकी सब, अगर आप ज्यादा प्रेशराइज हो रहे हो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। सबसे पहले फॉर्मेट पे ध्यान दो। अगर आप फॉर्मेट सही लिख रहे हो, आपका बाकी सब चीजें विल फॉल इन प्लेस। ओके। यू आर राकेश मेहता, सेक्रेटरी ऑफ रेनबो अपार्टमेंट्स, Marathali, Bangalore. A major pipeline supplying water to your apartment complex burst recently. Repairs are expected to be time consuming and the available water is insufficient to meet the requirements of residents and staff within the premises. Write a letter to the area development officer, Marathali area, Bangalore, in not more than 120 words, requesting him to complete the repair work at the earliest, drawing attention to the difficulties faced by the people and the challenges of procuring water from outside. आपको बहुत सारा मैटर दिया गया है यहाँ पे. So your sample answer could be, सबसे पहले we'll talk about the format. इस सबसे पहले आ गया sender's address. Okay. Then the date. Then receiver's address. Then subject, salutation और vice versa. मतलब salutation, subject दोनों ही accepted है in your boards. आप कैसे भी लिखो, पहले सब्जेक्ट फिर सैल्यूटेशन लिखो, या पहले सैल्यूटेशन दो फिर सब्जेक्ट लिखो, बोथ आर एक्सेप्टेड. ओके. योर सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सेंडर्स एड्रेस देखा ना आपने, राकेश मेहता, सेक्रेटरी ऑफ रेनबो अपार्टमेंट्स. सो रेनबो अपार्टमेंट्स, मराथली, बैंगलोर. दिस इज मराथली, बैंगलोर, है ना. देन द डेट, यू हैव टू राइट एन इमेजिनरी डेट. कोई भी डेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई भी डेट आप लिख सकते हो. देन आपको किसको लिखना है, रिसीवर्स एरिया, रिसीवर्स एड्रेस, एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मराथली एरिया, बैंगलोर. सिंपल. देन सब्जेक्ट, रिक्वेस्टिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ पाइपलाइन रिपेयर वर्क. देन योर कॉन्टेंट, है ना. फिर है आपका कंटेंट. दिस इज विथ रेफरेंस टू द ऑनगोइंग रिपेयर वर्क ऑफ द वाटर सप्लाई लाइन्स इन आवर एरिया दैट बर्स्ट अर्लियर दिस वीक. आई थिंक आई शुड राइट हियर. This is the content. Why you're writing the letter, the aim of your writing the letter.
This is with reference to the ongoing repair work of the water supply lines in our area that burst earlier this week. We were informed that the repair work will be lengthy and time-consuming process. We have around 2,000 families and staff living in our apartment complex. While we have provision for water in our overhead water storage tanks, the stored water will be insufficient to meet everyone's daily needs, especially since it is the peak of summer. Additionally, the surrounding area has also been dug up for repairs, making the tanker drivers reluctant to come inside the apartment to deliver water. Besides, procuring water through them is very expensive. Tanker water का भी आपने reason दिया कि हम उनसे ले सकते हैं, लेकिन उनसे हमेशा लेना it is quite expensive. The quality of water from alternate sources is also poor. I sincerely request you to address this problem at the earliest and ensure the completion of the repair work. Yours truly, राकेश मेहता, सेक्रेटरी. आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? बिकॉज आपने देखा आप राकेश मेहता हो, सेक्रेटरी. अभी अगर आप रेखा भी हो, अगर आप कोई लड़की ही हो, ठीक है, फिर भी यू विल राइट इन योर लेटर एज योर्स ट्रूली राकेश मेहता, सेक्रेटरी, because it is given as secretary. Secretary कहाँ के हो आप? Of Rainbow Apartments. Okay? Is it clear? इसको डिटेल में और हम करेंगे. अभी हम कुछ और वीडियोस लेके आने वाले हैं ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली. सो उसमें मैं आपको डिटेल में लेटर्स के बारे में और बताऊंगी. Okay? Next is, you are Polly Chawla, a resident of Worli Park, Mumbai. You recently saw a documentary about the youth of the nation titled A Country in Good Hands. Write a letter of appreciation to the letter of the Youth Times in not more than 120 words, drawing the attention to the good that the youngsters around you are doing. Suggest ways in which they can further contribute to the betterment of society. Again, a very good letter, sample letter. फिर से ये है आपका सेंडर्स एड्रेस. आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है द फॉर्मेट, ठीक है. देन द डेट, कोई भी इमेजिनरी डेट आप लिख सकते हो. अगर आपको डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूजुअली डेट क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है. डेट्स आर नेवर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चंस, ठीक है. आपको अपने हिसाब से ही लिखना है. द एडिटर, द यूथ टाइम्स. किसके एडिटर को लिखा है? द यूथ टाइम्स, मुंबई. दिस इज द receiver's address. I will also suggest everyone to leave one line after each title. Sender's address के बाद एक लाइन छोड़ दो, डेट के बाद एक लाइन छोड़ो, रिसीवर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ो. देन फिर से जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप पहले सब्जेक्ट लिखो, सैल्यूटेशन लिखो या सैल्यूटेशन सब्जेक्ट, व्हाटएवर, बोथ आर एक्सेप्टेड. देन द कंटेंट. Okay, dear madam, this is with reference to a documentary I saw on how the youth of our country are truly its torch bearers. It is heartening to see youngsters participate in different activities to improve society, such as helping to keep the neighborhood clean by organizing cleanliness drives, assisting the elderly with their chores, feeding stray animals, and so on. Their feelings of belongingness and patriotism are at the core of all their actions and decisions. They are living up to the values instilled in them by the great leaders of the past. They work hard till their goals are achieved. We can encourage the youth to do more for society by having them volunteer for causes they are interested in and spreading awareness on issues that plague society. Through this letter, I wish to appreciate these youngsters and highlight their many positive contributions to society. And this is your complimentary closure. I think पिछले वाले में मैंने नहीं बताया. This is your complimentary closure. Okay, yours truly, Polly Chawla, resident. यहाँ पे आप देख रहे हो Polly Chawla, resident of Worli Park. ठीक है, simple Polly Chawla, resident. Okay. अगेन हम इसको डिटेल में, लेटर्स को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे. अब अभी जो आगे आने वाली सेशंस है, आई थिंक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी. ये है योर एनालिटिकल पैराग्राफ. एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको दो क्वेश्चंस होंगे. जैसे आपने लेटर में दो ऑप्शंस देखे, वैसे ही आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में भी दो ऑप्शंस होंगे. दो में से एक करने हैं. लेटर इज फॉर 5 मार्क्स. ये पैराग्राफ भी 5 मार्क्स के लिए होने वाले हैं, जिसमें आपको जो भी गिवन डेटा है, कोई पाई चार्ट है, कोई ग्राफ है, बार ग्राफ है, कोई यहाँ पे जैसे एक आर्टिकल है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पाई चार्ट है, देखेंगे हम आगे. उस चीज को आपको एनालाइज करना है. आपने क्या समझा है अपने अंडरस्टैंडिंग पे, उस जो भी आपको क्वेश्चन है. अब नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट.
ठीक है, let us see, read the following excerpt from an article in a fashion week. Colorism is the term describing the preference for lighter skin. कलरिज्म जैसे हमने अपार्थीड सिस्टम पढ़ा है इन नेल्सन मंडेला, वैसे कलरिज्म भी है, इट इज डिस्क्राइबिंग द प्रेफरेंस फॉर लाइटर स्किन। कलरिज्म में क्या है कि जो लाइटर स्किन वाले हैं दे आर एट प्रायोरिटी। ओके, several of the world's biggest advertising firms have come under severe criticism for selling beauty products that promise whiter skin. What is worse is the manner in which these fairness products are being promoted. The parallel drawn between being fair and being successful. See the line. The parallel drawn between being fair and being successful. The perfect fair heroine showcased in movies, celebrity endorsements of fairness products and matrimonial advertisements where everyone seeks a fair bride. This type of advertising has created an inferiority complex among darker skinned women as seen in the rising sales of fairness cosmetics. This form of biased advertising has come under harsh criticism. Are we a society encouraging and supporting colorism? ठीक है, this is ending with the question. तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है in 100 to 120 words to analyze this given argument. You could think about what alternative explanations might weaken the given conclusion and include rational evidence that would strengthen counter the given argument. तो अभी यहाँ पे आपको strengthen counter, आपको दोनों तरीके से यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइडेड हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट देनी है, आर्ग्यूमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। द डिजायर टू बी ब्यूटिफुल इज नेचुरल, व्हाट इज नॉट नेचुरल इज डिटरमाइनिंग दैट ओनली वन टाइप ऑफ स्किन कलर इज ब्यूटिफुल। है ना, कि ब्यूटीफुल होना ये हर किसी की डिजायर होती है और ये बहुत नेचुरल फीलिंग है, ये बहुत नेचुरल डिजायर है। बट अननेचुरल क्या है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर स्किन कलर को ही ब्यूटीफुल माना जाना, दैट इज अननेचुरल। वी नीड टू बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल स्किन टोन्स एंड लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ ब्यूटी। एवरी स्किन कलर शेड इज ब्यूटीफुल। Additionally, beauty is only skin deep. We need to stop equating light colored skin with beauty because black is beautiful too. आजकल आप देख रहे हो black is beauty is trending, ठीक है, black is beautiful too. Beauty is in the eyes of the beholder and therefore is a very subjective matter. Discrimination on the basis of skin shade is therefore not logical. Many such discriminations have been defeated over the past decades. We should stop encouraging ads that promote colorism. Let us not regress, but rather progress. Real beauty is the personality and the qualities of a person. ठीक है? The focus should lie on being beautiful from within rather than obsessing over outer appearance. So you have given an argument जहां पे you are stating that everyone is beautiful inside out. Beauty should be what do you say, it should be appreciated inside out. सिर्फ outer beauty को देख के ही appreciation नहीं मिलनी चाहिए. Okay, and every skin tone is beautiful. Next, this argument is against the subject of the statement. We as a society have always been obsessed with fair skin tone and it is time to put a stop to this. This prejudice has been around for way too long, including in our books, movies and real life. We find a wonderful example in the children's fairy tale Snow White, where her mother, the wicked queen, asks the magic mirror, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of all?" ऐसे पूछती है ना वो, who is the fairest of them all? And the mirror replies saying that Snow White is the most beautiful, thus stressing on inner beauty rather than outer appearance. Fair skin instills confidence and sets up one for success. Fairer people seem to get better jobs, deals and life partners. So it's natural that people will desire to be fair. इसीलिए क्या होना चाहिए? There should be equality. Okay, if some people want to use beauty products to make their skin lighter, they should be allowed to do so without criticism, as it is a matter of personal choice. Okay, this way you can answer such questions if you are given your statement in favor or in against. Okay, next is the monthly expenditure of a family is represented in the pie chart shown below. ये एक pie chart है. इस पाई चार्ट में एक फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंस शो किया गया है। आपको एक पैराग्राफ देना है, एक पैराग्राफ लिखना है इस
पाई चार्ट को एनालाइज करते हुए, इस पाई चार्ट में जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना है टू सपोर्ट योर स्टैंड ऑन हाउ द फैमिली इज यूजिंग द मनी वाइजली। ये बताना है कि कैसे फैमिली मनी को वाइजली यूज कर रही है। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे पाए चार्ट को समझना है। जो ये वेवी है, दिस इज फूड, 30% ऑन फूड, एजुकेशन 25%, हेल्थ केयर 5%, रेंट 10%, ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट इज 5%, हेल्थ इज 10%, मिसलेनियस इज 20%. ओके, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन पाई चार्ट. सबसे पहले यू आर गिविंग इंट्रोडक्शन कि आप क्या बात कर रहे हो, उस मंथली एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो जो फैमिली का हमें पाई चार्ट में मिला है. ओके, फूड एंड एजुकेशन मेक अप 30% एंड 25% रिस्पेक्टिवली. फूड 30%, एजुकेशन 25% रिस्पेक्टिवली ऑफ द मंथली एक्सपेंस. मंथली एक्सपेंस में से 30% फूड की तरफ जाता है, 25% एजुकेशन की तरफ जाता है. द फैमिली स्पेंड्स द मोस्ट ऑन दीज टू एरियाज. सबसे ज्यादा फूड एंड एजुकेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपका फूड आता है, आपके पेट में खाना होगा तभी आपका दिमाग चलेगा, है ना. तो फूड और एजुकेशन पे सबसे पहले और सबसे ज्यादा अमाउंट में ये फैमिली का एक्सपेंस है. मिसलेनियस आइटम्स कम नेक्स्ट इन ऑर्डर टू परसेंटेज, दैट इज 20%. Next is miscellaneous items, that is 20%, which comprises of money spent on both essential and luxury goods such as clothes, gadgets, vacations. Miscellaneous में क्या आता है, यही सब चीजें, कपड़े, कोई अपने लग्जरी प्रोडक्ट खरीद ली या आप कहीं टूर पे गए, ऑल दैट कम्स इन दिस. हेल्थ केयर एंड रेंट टेक अप 10% ईच. हेल्थ केयर का भी 10% है और रेंट का भी 10% है. ट्रांसपोर्टेशन टेक्स अप द लास्ट 5% ऑफ द मंथली एक्सपेंस. लास्ट 5% कहाँ चला जाता है, ऑन ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल भराने में या पब्लिक सर्विस यूज करने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में. ओवरऑल द डेटा शोज दैट द फैमिली डज मेंटेन अ गुड बैलेंस ऑन एक्सपेंडिचर. इससे क्या समझ में आता है, जो उनकी प्रायोरिटी है फूड एंड एजुकेशन, इस पे वो सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, सबसे ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं. तो दिस शोज कि ये फैमिली बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रही है ऑन एक्सपेंडिचर. आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड दे हैव स्पेंट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन एजुकेशन. उसी चीज को आप एनहांस कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को आप और एनहांस करके बता रहे हो. स्पेंडिंग 25% ऑन इट शोज दैट द फैमिली गिव्स इट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. अबाउट 80% ऑफ द टोटल मनी इज स्पेंट ऑन लायबिलिटीज एंड द रिमेनिंग 20% is spent on other items. In conclusion, we can say that this family spends its money wisely indeed. And you are concluding your statement by saying what it is asked, that how this family is spending money wisely. Okay? इसी के साथ आपका सेक्शन बी एंड होता है. 20 मार्क्स.